समझ लो चाहे इसका सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर सवाल देखें। फिर आप 2.25 ग्राम ग्लूकोज, जब ध्यान से देखें और सवाल को ध्यान से पढ़ें, और तुमने कहा लगा हम देख रहे। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर, तो 2.25 ग्राम ग्लूकोज है जो विलेय, W बराबर हो जाएगा 2.25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम जल में है तो कैपिटल W, विलायक के भाग को कैपिटल W, तो 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। हिमांक में इतनी कमी है, कमी होती है, तो डेल्टा टी एफ 0.93 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद कह रहा है जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करना है, के एफ का मान निकालना है। मोलर अवनमन स्थिरांक को के एफ कहते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अनुभार निकालना है। M बराबर ग्लूकोज C6H12O6 होता है, इसका होगा 180। ठीक है, 180। फिर फार्मूला यही लगाना है हमको, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा बटे एन गुणा कैपिटल एम। तो डेल्टा टी एफ की मान हमें उसको दिया है 0.93। 1000 गुणा के एफ का मान निकालना है, W का मान दिया है 2.2 बटे स्मॉल m का मान 180 है, कैपिटल W का मान 25 है। अब दशमलव काटेंगे तो 2 अंकों बाद है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी खत्म कर दिया हमने, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो 25 नवैया 225, 9 बार गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार गया। अब वहां पर संख्या बच रही है 0.93 बराबर के एफ बटे 2, इतनी तो बची है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो के एफ बराबर इसका गुणा 2 3 6 दोनों में 18, 2 अंक बाद दशमलव, ये आ गया मान। पता है छोटे छोटे सवालों में तुम लोगों को परेशानी होगी ना करना, मतलब जब कोशिश नहीं करते हैं तो हमारी एक बहुत छोटी चीज भी बहुत बड़ी दिखती है, उसको नोट करें जल्दी से। ऐसे तो सवाल और है, तो आप फास्ट लिखें। एक वैद्युत अनअपघट के 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम नहीं है, 1 ग्राम लिखो बस। हाँ, एक वैद्युत अनअपघट को 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हो गया। अगला नंबर लिखेंगे, जब एक अवाष्पशील पदार्थ के
1.5 ग्राम को 1.5 ग्राम को 60 ग्राम जल में घोला जाता है। 60 ग्राम जल में घोला जाता है। तो उसका हिमांक कल तुम लोगों को पहले समझ बता दें, कल तुम लोगों को सुबह 7 बजे आना है। कल संडे है, 7 बजे। कोई दिक्कत तो नहीं? नो। हाँ, कल सुबह 7 बजे पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को। कहते तो उसका हिमांक 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। हो गए? इन सवालों को जरा देख लें हम ध्यान से। सवाल में बोला, जो कल बोला था हमने, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर 7.5 ग्राम। फिर तीसरा नंबर है, तो स्मॉल WB बराबर दिया हुआ है 7.5 ग्राम। कैपिटल WA बराबर है 75 ग्राम। यही तो है। 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। हिमांक दिया गया है, तो डेल्टा TF बराबर 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद इसमें मोलर अवनमन स्थिरांक है, तो मोलर अवनमन स्थिरांक माने KF बराबर दिया 1.86। और क्या नाम दिया तुमने? किसी पदार्थ, है ना, पूछा क्या है? पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान माने MB या M अकेले। तो इसमें हम सूत्र लगा सकते हैं। MB बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल WB बटे डेल्टा TF गुणा कैपिटल WA। TF इधर होता है, हमने इसे आगे गुणा किया तो TF इधर चला गया, M इधर चला गया। तो MB बराबर 1000 गुणा KF का मान है 1.86, WB का मान 7.5 बटे TF का मान दिया है 1.2 गुणा WA का मान है 75। तो एक अंक के बाद दशमलव ये और एक अंक के बाद ये कट गया। अब 2 अंक के बाद ये दशमलव करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे। अब ये दोनों जीरो से 2 जीरो से खत्म हो जाएंगे। 75 से पूरा 75 खत्म हो गया। ठीक। छह दूनी 12, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक है, ये कट गया। 2 एकम 2, 2 पंच 10। यहाँ पर तुम्हारा आया 155। ठीक है, सही होता है मेरे बोर्ड में। हमारा आंसर गलत कौन निकलता? बाई चांस की बात अलग। कहीं माइनस प्लस में अगर सवाल में कहीं मिस्टेक हो गई है तो फिर आंसर गलत हो सकता है। बाकी आंसर हमारे सब सही निकलते हैं, ये बहुत बड़ा खुदा का शुक्र है। और कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक कर दी है, अगर कहीं पर कोई सही मान रखने में मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा गुणा करने में मिस्टेक, तो गलत बात है। इसका चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर मैंने क्या बोला? 1000 ग्राम नैप्थेलीन में 1000 ग्राम नैप्थेलीन में 25.6 ग्राम सल्फर को घोलने पर, तो सल्फर घोला जा रहा है, तो ये WB का मान है 25.6 ग्राम और नैप्थेलीन जो है वो 1000 ग्राम है। WA विलायक है 1000 ग्राम। ठीक है। इसके बाद पर उसके हिमांक में 0.68 केल्विन का अवनमन होता है, तो डेल्टा TF अवनमन कह रहा है हिमांक या क्वथनांक ताप होते हैं,
अवनमन है तो F लगाएंगे, नियर है तो B लिखेंगे। ठीक है, तो उसका मान कितना है 0.68 केल्विन। इसके बाद सल्फर का कहना अणु सूत्र, सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। मैं कुछ अलग पूछ दिया तो अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। चलो भाई, इसमें और कुछ तो मान उसने दिया नहीं, के एफ का मान दिया उसने हमको, के एफ का मान 6.8। तो हम इसमें एम की वैल्यू पता करेंगे भाई। ठीक है, एम का मान पता करेंगे तो एम बराबर सूत्र यही वाला लग जाएगा, 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ गुणा कैपिटल डब्ल्यू है। तो एम बराबर 1000 गुणा के एफ का मान है 6.8, डब्ल्यू बी का मान कितना है 25.6 बटे टी एफ का मान कितना है 0.68 गुणा डब्ल्यू ए का मान कितना है 1000। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1000 से पूरा 1000 कैंसिल, ये 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक बाद जी और 1 अंक बाद जी, इनको दोनों मिला के 2 अंक हो गए। तो ये दोनों दशमलव जो है इस 1 दशमलव से कट जाएंगे, तो 68 एकम 68 खत्म। एम बराबर 256 आ गए, एम बराबर 256, ये अणु भार निकल आया। ठीक है, आज में पूछ क्या रहा तुमसे, अणु सूत्र पूछ रहा है। सल्फर का जो परमाणु भार होता है, यहां पर लिख सकते हैं चूंकि सल्फराइज होता है, सल्फर का परमाणु भार बराबर होता है 32। कितना होता है 32। सल्फर का जो परमाणु भार है वो 32 होता है। हमसे पूछ क्या रहा वो, अणु मतलब एक अणु में कितने परमाणु हैं, वो यानी यहाँ पे देते परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब हमें परमाणुओं की संख्या, किसी भी अणु में परमाणुओं की संख्या निकालना है तो उसका जो अणु भार है वो बटे उस परमाणु का परमाणु भार जो होता है वो 32। अब अगर हम 32 का पहाड़ा पढ़े तो 32 अट्ठे 256 हो सकता है। 32 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 का 24 और 25। ठीक है, 32 अट्ठे। तो पता चला कि सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो देंगे अतः अणु सूत्र S8 है, ऐसा नहीं लिखा होता है Cl2 क्लोरीन, ऐसे S8। ये तुम्हारा हो गया 4 नंबर। ठीक है, अब इसका आप देख सकते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में क्या कह रहा है, एक वैद्युत अनवघट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम को घोला जा रहा है। WB बराबर 1 ग्राम को 50 ग्राम में घोला जा रहा है। 50 ग्राम जो विलायक है वो कैपिटल W है और जो विलेय है वो स्मॉल W है। इस बात को ध्यान दें, घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है, तो ये डेल्टा टी एफ हो जाएगा 0.40 केल्विन। ठीक है, हाँ आगे कह रहा है हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये सवाल काहे माने बोलते हैं कि जब हम पढ़े, ये सिर्फ नोट करा था, काहे कर रहे हम नोट करने की टाइम देते हैं तुम्हें? नहीं देते होता है मगर हम लगा के तुरंत साफ कर देंगे, हम क्या रहते हैं जल्दी से साफ ही जाता। ठीक है, नहीं तुम नोट करके करोगे क्या, मुझे बताओ, समझ आएगा नहीं? बता हिंद पर हम दूसरा, तुम नोट जे वाला कर रहे हो तो वाला कहाँ कर रहे, नोट करने से कोई लाभ नहीं। रजिस्टर अरे तो रजिस्टर लिखने की जरूरत नहीं, किताब टांगे घूमो कंधे में रखे, लिखी लिखाई पहले से वो। हर चीज को समझना है, दिमाग में कोई चीज जब तक हमारे नहीं आएगी रजिस्टर में लिखने से कोई लाभ नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसलिए उसको समझा करो गौर से।
न्यूमेरिकल बोलते इसलिए हैं कि जब हम न्यूमेरिकल पढ़े और उसके मान निकाले तो आप भी न्यूमेरिकल पढ़े हमारे साथ और देखें कि हमने अगर 1 ग्राम लिखा तो WB का लिखा है, यानी कि जो विले का बार वो WB। ये बातों को समझिए, दोहराइए मन में, तभी आप उसको कर पाएंगे। बेंजीन का गया हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 है। हिमांक अवनमन स्थिरांक, तो यहाँ पर के स्थिरांक को कैसे अवनमन है तो F लगाएंगे। दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इसका मात्रक होता है। विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, माने M बराबर पूछ रहा है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान माने M का मान पूछ रहा है तुमसे, तो जब M का मान पूछ रहा है तो अब सूत्र यही फिर लगा देंगे हम, ठीक है। ये अलग कलर से है तो फिर समझ जाए, ये अलग है, ये अलग है। 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल WB बटे TF, मार्कर चल नहीं रहे को सही से बात। डेल्टा TF गुणा WA, तो M बराबर 1000 गुणा KF का मान है 0.40, 5.12 है। हाँ ये 5.1 गुणा WB का मान 1 है बटे TF का मान है 0.40 और W का मान है 50। अब इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। 2 अंक का बाद दशमलव, ये भी 2 अंक का बाद दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट गया, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 काट देंगे। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छंग 12 काट देंगे। तो M बराबर आ जाएगा 256। ये आ गया सब कुछ करता नोट हो गया। चलो इसमें भी आणविक द्रव्यमान तो पूछ रहा है, ये आप लोग लगाएंगे लास्ट एकदम करेक्ट लगा के लाएंगे। पहले एक सवाल बचा है ना, देखिए किसी बिलियन कि परासरण नहीं डालो, नहीं, किसी बिलियन और शुद्ध विलायक, किसी बिलियन और शुद्ध विलायक, ध्यान से लिखते हैं ना, किसी बिलियन और शुद्ध विलायक या 2 भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, या 2 भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य नहीं लिख पा रहे, अर्धपारगम नहीं लिख पा। अर्धपारगम किसी ने सही नहीं लिखा, सब लोग सही करो। तो कुछ भी नहीं बनाया, गलत तो है। बारात में जाने के दिन नहा तो लिया, मुंह नहीं तो तैयारी करेंगे। नहा लिया है सही लिखा, लेकिन मुंह नहीं धोया, ऐसे ही लिखा तो ऐसा या नहीं बना। हाँ ऐसी गुंजी बना ली हमने। हमने क्या बताया, परिभाषा पढ़ो दोबारा से। किसी बिलियन और शुद्ध विलायक, ध्यान सुनना, किसी बिलियन और शुद्ध विलायक या 2 भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, ठीक है। किसी बिलियन और शुद्ध विलायक, किसी बिलियन या किसी बिलियन और शुद्ध विलायक या 2 भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के अणुओं का
कम सांद्रता वाले विलयन से, हाँ, कम सांद्रता वाले विलयन से जी बताओ। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परिभाषा दोबारा तो सुन लीजिए, बहुत कठिन परिभाषा नहीं है। मैंने बताया किसी विलयन और शुद्ध विलायक, किसी विलयन और शुद्ध विलायक या दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, क्या बताया हमने? किसी विलयन और शुद्ध विलायक, किसी विलयन और शुद्ध विलायक या दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने के लिए, करने के लिए तो है, करने पर या करने के लिए है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर विलायक के अणुओं, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब वो कम सांद्रता और अधिक सांद्रता क्या होता है? तुमने कभी किशमिश को जल में डाला है? तो क्या हुआ? सूख जाती है क्या? फूल जाती है। तो किशमिश फूल कैसे जाती है? पानी कैसे चला जाता है उसमें? बताओ, पानी चला कैसे जाता है? अगर अंगूर को हम चाशनी में डाल दें तो वो पिचक जाएगा, वो फूलेगा नहीं, वो पिचक जाएगा। तो जो अंगूर के ऊपर तुम देखो हरा सा बक्कल ऐसा चलता है, पतला सा, समझे? तो वो बक्कल जो होता है, छिलका उसका, वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। और अर्धपारगम्य झिल्ली से सिर्फ विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं और कोई नहीं। अब होता क्या है कि तुमसे कोई पूछ देगा पानी में जब किशमिश को डाला जाता है तो किशमिश फूल जाती है? बोले हाँ फूल जाती है। बोले क्यों? अटक गए। उन्होंने कहा कि पानी को हम किशमिश को हम पानी में डाल दें तो किशमिश फूल जाती? बोले हाँ फूल जाती। बोले क्यों? ये छोटा सा जो क्यों है ये परेशान कर देता है बस। बोले अंगूर को अगर हम चाशनी में डाल देंगे वो सुखड़ जाएगा। बोले हाँ। बोले क्यों? ये तो नहीं ट्राई करा किशमिश का। ठीक है, तो उसका एक कारण है कि जो अंगूर होता है, अंगूर पकने के बाद ही किशमिश बनती है। ठीक है, तो अंगूर के जो ऊपर का पतला सा छिक्कल होता है, कभी उसमें उछल के देख रहे हैं, पतला सा जो छिक्कल होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। कभी पानी को लेना एक हाथ में और एक हाथ में किशमिश को दबा के एक बूंद रस ऐसा निकालना, निकलेगा किसी दबाओ तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा गाढ़ापन। तो अब देख रहे गाढ़ा कौन है? पानी गाढ़ा है कि अंगूर का रस? अंगूर का रस ज्यादा गाढ़ा है, पानी पतला है। तो पानी पतला है तो वो कम सांद्रता वाला विलयन है, और अंगूर का रस जो है वो गाढ़ा, वो अधिक सांद्रता वाला विलयन है। हमने बताया कि विलायक के कण, पानी विलायक तो है? पानी विलायक है। विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः चले जाते हैं। स्वतः प्रवाह का मतलब क्या हुआ इन पे? अब किशमिश को हमने पानी में डाला, उसके बाद तुम घुस गई पानी में। अब जब उसकी धक्का देते हैं पानी घुस रहा है किशमिश में, ऐसा करते हैं। आओ कैसे? अपने आप। वो जो अपने आप तुमने कहा है वो कहते हैं स्वतः प्रवाह। अपने आप, स्वतः प्रवाह। अब परिभाषा तो लगे नहीं अपने आप चला जाए, तो स्वतः प्रवाह, अपने आप को ही स्वतः प्रवाह कहते हैं। स्वतः माने खुद से,
अपने आप ही चला जाता है, कुछ किसी को उसमें भेजने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है ना। तो वो स्वतः प्रवाह होता है। परिभाषा फिर तो सुने, बहुत सरल सी परिभाषा है। किसी विलयन और शुद्ध विलायक, किसी विलयन और शुद्ध विलायक या तो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, किसी विलयन और शुद्ध विलायक, किसी विलयन और शुद्ध विलायक या दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को जब अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है या पृथक होते हैं, या पृथक करने पर कुछ भी कह सकते हैं, पृथक माने अलग, तो विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो ये उन्होंने जो बताया तुम्हें, ये परासरण माने अंगूर को चाशनी में डाल दिया, अब हमने डिकोर किया, अंगूर का रस निकाला, चाशनी उठाई, अब गाढ़ा को चाशनी ज्यादा गाढ़ी है तो अधिक सांद्रता वाला ये हो गया, अंगूर का रस कम सांद्रता वाला है, परिभाषा कह रही है कम सांद्रता वाला अधिक सांद्रता वाले की ओर चलेगा, तो ये अंगूर बना दिया हमने भैया, और ये चाशनी है, तो ये कम सांद्रता का हो गया रस इसका, ये अधिक सांद्रता का हो गया, तो ये निकल के इधर चलेगा, निकलेगा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, इसी से रस निकल सुगुड़ जाते हैं, जब रस निकल गया बाद में सुगुड़ गए। क्या अब ये किशमिश बना दी हमने, ये किशमिश है, ठीक है। अब किशमिश में क्या है, ये पानी है, अब कौन गाढ़ा है, किशमिश का रस गाढ़ा है, और चाशनी का जो पानी है ये पतला है, तो कम सांद्रता का ये हो गया अधिक सांद्रता, ये तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आ रहा है, तो पानी सब किसके अंदर आ रहा है, किशमिश के अंदर, और जब पानी भर जाएगा तो किशमिश फूल जाएगी, ठीक है। ये कारण होता है किशमिश का पानी में डालने पर फूलती है, और अंगूर में नहीं चाशनी में डालते हैं वो पिछकता है, उसका मेन कारण है परासरण, जो मैंने इसकी परिभाषा तुम्हें बताई, ठीक है। इसी में एग्जाम्पल लिख दो नीचे, एग्जाम्पल में लिखेंगे, अब आ रहा है ये 160 उनको देव खुराक। एक किशमिश को जल में डालने पर किशमिश फूल जाती है। अब तुमसे कोई पूछ सकता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ने बता दिया है। परासरण क्रिया को सबसे पहले किसने प्रेक्षित किया था, नए लाइन से लिख रहे हैं, वैज्ञानिक का नाम एबे नॉलेट, एबे नॉलेट ने सर्वप्रथम परासरण की क्रिया को प्रेक्षित किया था। सर जी ने सर्वप्रथम परासरण की क्रिया को प्रेक्षित किया था। और इसी के बारे में तुम्हें और भी चीजें बताएंगे। परासरण बता दिया हमने, परासरण दाब क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली को परिभाषित कैसे करेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। हमने बताया परासरण किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, हम तुम्हें बताया किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक या दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से जब पृथक होते हैं तो विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं, जिसे हम परासरण क्रिया कहते हैं, ठीक है।